हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ब्लूम्स एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। देखो, जब भी हम स्टेट पॉलिटी या इंडिया पॉलिटी पढ़ते हैं तो आप समझते हैं कि भाई जिस भी किसी राज्य का या भारत का जो प्रशासन चलता है, व्यवस्था चलती है, व्यवस्था कैसे निर्माण होती है, तो उन व्यवस्थाओं में अलग चीज का हर एक क्षेत्र का अपना अपना योगदान आता है। जैसे भारत की संसद है, ठीक है? तो भारत की संसद को हम लोकसभा को संसद नहीं कह सकते, ना राज्यसभा को संसद कहेंगे, ना राष्ट्रपति को संसद कहेंगे। इन तीनों का जो मिला-जुला रूप है, उसे हम संसद का नाम देते हैं, ठीक है? वैसे ही क्या करता है कि जब देश की व्यवस्था है, उसके चलाने के लिए कुछ लोगों का समूह है, ठीक है? उनको हम क्या कहेंगे? व्यवस्थापिका कहेंगे। वो क्या करती है? देश में विधि निर्माण का काम करती है, जिसे हम बोलते हैं विधायिका, ठीक है? तो और विधायिका के बाद में आती है उन जो नियम बनाए हैं, जो कानून बनाए हैं, उन कानूनों को, नियमों को क्रियान्वित करने के लिए, लागू करने के लिए जो काम करती है, उसे बोलते हैं हम कार्यपालिका। और अब जब विधायिका ने कानून बनाए, नियम बनाए, उनको लागू क्रियान्वित कर दिया, किसने किया? कार्यपालिका ने। अब उसके बाद में उनमें अगर कोई कमी है, तो उनके संबंध में उनको जाँच करना, उनकी समीक्षा करना, उनको पुनरीक्षण करना, है ना? उनका जुडिशियल रिव्यू करना, है ना? कि भाई कौन-सी चीज़ में क्या बदलाव करना है, कौन-सी चीज़ सही है, कौन-सी गलत है, या हमारे लिए कह सकते हैं कि एक सर्वोच्च जो अपीलीय, है ना? जो प्राधिकरण है, जो संस्था है ना? जो इंस्टीट्यूट है, जो निकाय है, वो कौन है? उच्चतम न्यायालय, है ना? तो ये जो जितने भी जो विधि निर्माण होती है, कानून होते हैं, उन कानूनों को क्या कानूनों को क्या है, जाँचने की सबसे बड़ी संस्था भारत की कौन-सी है? सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है? अच्छा, इसे हम जो हमारे मूल अधिकार है ना? संविधान के अंदर आपके फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं, तो उन मूल अधिकारों का इसे संरक्षक कहा जाता है, अभिभावक कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। और सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है कि भाई ये संविधान का व्याख्याकार है। मतलब संविधान में जो भी क्रिटिकल लैंग्वेज दे रखी है, जिसे क्या होता है कि वो चीज़ें हमारे समझ में नहीं आती। वही क्योंकि संविधान में बहुत ही क्लिष्ट लैंग्वेज का यूज़ किया गया है ना, तो उस भाषा को समझने के लिए दिक्कत होती है। बहुत सी चीज़ें, मतलब बहुत सी चीज़ें उनकी परिभाषाएँ नहीं दी गई, है ना? तो उनकी डेफिनेशन नहीं दी गई, तो उस संबंध में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट हमें मार्गदर्शन करता है कि इस चीज़ की ये व्याख्या है, मतलब ये व्याख्या उसकी एक्सप्लेनेशन करता है। कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है, ठीक है? तो ये व्याख्याकार के रूप में भी भूमिका निभाता है और हमारे लिए देश का सबसे बड़ा सर्वोच्च क्या है? अपीलीय प्राधिकरण भी है। हम वहाँ पर किसी भी, जैसे हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है? या हमारे कोई भी मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो हमारी जो सर्वोच्च संस्था है जहाँ पे हम अपील कर सकते हैं, वो कौन-सी है? सुप्रीम कोर्ट, ठीक? तो आज हम सुप्रीम कोर्ट के उन्हीं विषयों पर या उन्हीं तथ्यों पे बात करेंगे जो हमारे लिए ज़रूरी है या एग्ज़ाम की दृष्टि से जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो चलिए, आपका समय वैसे बहुत महत्वपूर्ण है, तो शुरू करते हैं, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है? अच्छा, सुप्रीम कोर्ट क्या है? एक ऐसी संस्था है जो भारत की सबसे बड़ी क्या है? सर्वोच्च अपीलीय संस्था है, ठीक है? तो ये एक ऐसी संस्था है जिसका उल्लेख कहाँ किया गया है? संविधान में किया गया है। इसका मतलब जो उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है, वो क्या है? संवैधानिक संस्था है, बिल्कुल संवैधानिक संस्था है। अच्छा, ठीक है। देखो, सुप्रीम कोर्ट है, भारत में क्या है, एकीकृत जो न्याय व्यवस्था उसको अपनाया गया है ना? भारत में एकीकृत न्याय व्यवस्था को अपनाया गया है। और ये प्रावधान हमने कहाँ से लिया है? ये 1935 का एक्ट है, वहां से लिया है। इसका मतलब क्या है? सीक्वेंस से है। भाई सुप्रीम कोर्ट है, वो सेंट्रल लेवल पे क्या है? एक अपीलीय संस्था, उसके अंडर में कौन आता है? फिर जितने भी राज्य, उनके हाई कोर्ट आता है, ठीक है? हाई कोर्टों के बाद में उनके भी सबोर्डिनेट जितने भी है, जैसे जिला न्यायालय है, उसके बाद में जैसे तहसील स्तर पर या उपखंड स्तर पर जितने भी, है ना, जो मजिस्ट्रेट है, तो वो ऐसे एक इनकी श्रृंखला बनी गई है, तो बोला कि एकीकृत है, इंटीग्रेटेड है ना, मामला है, मतलब पूरा ऐसे सीक्वेंस से चला है, क्रमबद्ध है ना, इनका क्या है, एक सीक्वेंस है, तो ये एकीकृत व्यवस्था है न्याय की। ये कंसेप्ट हमने कहाँ से लिया? 1935 के एक्ट से लिया गया ना, भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। और इसी अधिनियम का भारतीय संविधान के ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव है, तो वो किसका है? 1935 के अधिनियम का है।
ठीक है भाई, उच्चतम न्यायालय हो गया। अच्छा, मैंने कहा कि उच्चतम न्यायालय क्या है, संवैधानिक निकाय है, तो इसका उल्लेख संविधान में किया गया है, तो कहाँ किया गया है? ठीक है, तो ये क्या एक भाई सुप्रीम कोर्ट है। एससी का मतलब यहाँ पे शेड्यूल कास्ट मत समझना, एससी का मतलब है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, तो एससी है, ये क्या है भाई, इसका उल्लेख कहा गया, तो ये क्या संवैधानिक निकाय है, एक तरह से संवैधानिक निकाय है ना, संवैधानिक निकाय है। अब संवैधानिक निकाय तो इसका मतलब कहीं ना कुछ उसका उल्लेख संविधान में किया गया है, बिल्कुल किया, संविधान में उल्लेख किया गया है भाग 5, ठीक है, भाग 5 में देखते हैं केंद्र के संबंध में, और भाग 6 में राज्य के प्रशासन से संबंधित जितने भी मामले हैं वो सारे भाग 6 में, और भाग 5 में केंद्र सरकार के संबंध में, ठीक, तो भाग 5 और इसके अध्याय कितने हैं, अध्याय 4, ठीक है, अध्याय भी पूछ लेते हैं वैसे 4, और अनुच्छेद कितने हैं, अनुच्छेद 124 से लेकर अनुच्छेद 147 तक, 1947 लिख दिया मैंने, भारत आजाद हुआ था 147 तक, किसका उल्लेख दे रखा है, उच्चतम न्यायालय का उल्लेख दे रखा है, ठीक है, ठीक है सर। अच्छा, मैंने ये कहा कि भाई एक संवैधानिक संस्था है, भाग 5 अध्याय 4 और अनुच्छेद 124 से लेकर 127 तक उल्लेख किसका है, सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख है सर। ये एक एकीकृत न्याय व्यवस्था है, बिल्कुल हमने उसको अपना रखा है, ये कंसेप्ट हमने 1935 के अधिनियम से लिया, ठीक है सर। अब तो आप तो ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट है क्या, देखो ये सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट 3 चीजों को आप बहुत महत्वपूर्ण से चीजों को याद करना, वो क्या है, सुप्रीम कोर्ट है वो क्या है, फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल अधिकार है उनका क्या है, संरक्षक है, ठीक है, संरक्षक कह दो या फिर आप इसे रक्षक कह दो, है ना, संरक्षक कह सकते हो, रक्षक कह सकते हो, या फिर आप इसे क्या कह सकते हो, इसका अभिभावक कह सकते हो, ठीक है, ये क्या है, सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, फिर इसे कहेंगे संविधान का क्या है, संविधान का व्याख्याकार है, क्योंकि जो संविधान की क्लिष्ट भाषा दे रखी है उसका समय समय पर उसका व्याख्या कौन करता है, वो सुप्रीम कोर्ट करता है, ठीक है। उसके बाद में हम इसे बोलते हैं कि ये अंतिम क्या है, भारत का अपीलीय प्राधिकरण है, अंतिम अपील, ठीक, अंतिम अपील ये क्या है, अंतिम अपील न्यायालय, ठीक है सर। भाई ये क्या करता है, फंडामेंटल राइट्स है, आपके मूल अधिकार को रख सके, संरक्षक है, आप पे या अभिभावक कर सकते हो, संविधान का व्याख्याकार है, संविधान की जो महत्वपूर्ण जो चीजें हैं, जो क्या है कि समय समय के अनुसार क्या है कि चीजों को अलग अलग परिभाषित करना पड़ता है, तो उस संबंध में काम कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है। अंतिम अपील ये न्यायालय है, मतलब जहां भी हमें लगता है ना कि भाई है ना कि हारे का सहारा है ना, तो श्याम हमारा, वैसे श्याम हमारा कौन है भाई, सुप्रीम कोर्ट ही है। जब इंसान को ये लगे कि अब तो मेरे सारे रास्ते बंद हो गए, मुझे न्याय का कोई ऐसा स्रोत नहीं दिख रहा है या कैसी कोई चीज नहीं दिख रही है जहां से मैं न्याय के लिए गुहार लगा सकता हूँ, तब आपके लिए आखिरी उम्मीद है जहां आप अपील कर सकते हो, वो कौन है, सुप्रीम कोर्ट है। वहां पे आप जाके अपील कर सकते हो, यहाँ पे अंततः आपको क्या संतुष्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये 3 चीजें आपको याद रखना। अच्छा, अब बात करते हैं कि सर कुछ थोड़ा सा ऐसा बैकग्राउंड बताओ हमें, थोड़ी हिस्ट्री जान लेते हैं कि भाई आखिर जो भारत में न्याय व्यवस्था की या न्यायालय की है जो शुरुआत कहाँ से मानी जाती है ना, तो हम इसके संबंध में थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखो 1935 का, जो 1935 का एक तो ले लिया क्योंकि सबसे ज्यादा प्रभाव भारतीय संविधान पर किसका है, 1935 का एक्ट है, ठीक। अच्छा, भारत में एकीकृत न्यायालय की व्यवस्था दी गई है, ठीक है, तो ये थोड़ा देख लेना, यहाँ पे मुझे लगता है शायद फेलिस है ना, यहाँ पे गिर रही है तो उस वजह से थोड़ा सा ब्लर हो सकता है ये, खैर। उसके बाद में देखते थे 1973 का एक्ट आता है, रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, 1973 का एक्ट आता है, रेगुलेटिंग एक्ट, रेगु ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट, एक्ट, इस एक्ट में जब 1973 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, इसमें इसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, एक
न्यायालय की स्थापना की, ठीक है। कब की? इसके अकॉर्डिंग 1974 में, फिर आया था 73 में, फिर 1974 में हमने क्या किया, एक कलकत्ता के अंदर है ना, ठीक है, कलकत्ता के अंदर हमने एक न्यायालय की स्थापना की, एक सुप्रीम कोर्ट की क्या की, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया, सुप्रीम कोर्ट का गठन किया, ठीक है, गठन किया, ठीक है भाई। 1973 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, उस 1973 के एक रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हमने 1974 के अंदर क्या कर दिया, एक सुप्रीम कोर्ट है उसका गठन कर दिया। और कब किया? 1974 में कर दिया। कहाँ किया? कलकत्ता में किया, ठीक है सर। इसमें कितने सदस्य थे? देखो इसमें इसकी संरचना क्या थी, इसकी संरचना थी भाई साहब 1+3 सदस्य, टोटल कितने थे? 4 सदस्य थे, ठीक है। अच्छा, उस समय इसके जो मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे वो कौन थे? इसके CJI, ठीक है भाई। उस समय इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ठीक है, तो उस समय उसके मुख्य न्यायाधीश थे, वो थे सर एलिजा इम्पे, सर एलिजा इम्पे, ठीक है भाई। 1973 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हमने क्या किया, 1974 के अंदर कलकत्ता के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट का गठन कर दिया। उसमें 1+3 है ना, वो संरचना रखी हमने कि भाई एक तो मुख्य न्यायाधीश होगा और 3 है वो न्यायाधीश होंगे, टोटल 4 सदस्य बहुसदस्य निकाय होगा, ठीक है। और मुख्य न्यायाधीश बना दिया हमने सर एलिजा इम्पे को, ठीक है जी। उसके बाद में आता है देखो 1935 का एक्ट है, ये देखो एक्ट जो हमने यहाँ से एकीकृत न्याय की व्यवस्था ली। फिर आता है 1935 का एक्ट, 1935 का अधिनियम है ना। उस 1935 के अधिनियम से क्या है कि हमने ये कलकत्ता में न्यायालय की स्थापना कर दी। उसके बाद में हमने क्या किया कि 1935 एक्ट के तहत 1 अक्टूबर 1935 में आया था, फिर हमने 37 में स्थापना की। कब की? 37 में। और क्या किया, एक फेडरल न्यायालय की स्थापना की, फेडरल न्यायालय क्या की स्थापना की, वेरी गुड। उसके बाद में देखो इसका गठन हो गया, फिर इसकी संरचना बता दो सर, इसकी भी संरचना बता दें, बिल्कुल बता देंगे संरचना। देखो इसकी भी संरचना थी 1+6 सदस्य, टोटल कितने थे सर? 7 सदस्य। मुख्य न्यायाधीश किसको बनाया गया, मुख्य न्यायाधीश किसको बनाया गया? मुख्य न्यायाधीश बनाया गया आपके मोरिस क्वेर को। किसको बनाया गया भाई साहब? मोरिस, देखो नीचे लिखने में मुश्किल बहुत होती है, ठीक है, मोरिस ग्रेवियर को, ठीक है। भारत में एकीकृत न्याय की व्यवस्था अपनाई गई है, 1935 के अधिनियम से प्रावधान लिए, ठीक है जी। संवैधानिक निकाय भाग 5 में अध्याय 4 में उल्लेख किया गया। सुप्रीम कोर्ट के अंदर संघ से कहा गया विभाग है, अनुच्छेद 124 से 147 तक इसका उल्लेख है। अंतिम अपील न्यायाधीश है। 1973 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसके तहत 1974 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की गठन कर दिया आपने, और 1+3 सदस्य की संरचना थी, प्लस में मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे को बनाया गया, ठीक है। और 1935 का अधिनियम है, उसके अकॉर्डिंग हमने क्या कहा कि भाई उच्चतम न्यायालय वो एकीकृत व्यवस्था है। भाई भारत में जो न्यायिक व्यवस्था वो एकीकृत व्यवस्था है, ठीक है सर, वो तो मान ली। उसके बाद 1935 का एक्ट है, उसी के एक्ट के अकॉर्डिंग हमें ये कहा गया कि भारत का एक फेडरल न्यायालय होना चाहिए, तो हमने एक फेडरल न्यायालय का गठन कर दिया। कब किया गया? 1 अक्टूबर 1937 को किया गया, ठीक है। और संरचना थी 1+6 सदस्य, ठीक है जी। मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मोरिस क्वेर, ठीक है। तो ये संरचना है सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक एक आर्टिकल के थ्रू क्या करेंगे, इसका डिस्कशन करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो भाई ये तो था बेसिक इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो अब चीजों को क्या सीक्वेंस से पढ़ेंगे, एक एक आर्टिकल के थ्रू, ताकि चीजें आसानी से समझ में आ जाए। भाई प्रथम न्यायालय हमने 1973 के एक्ट है कलकत्ता में स्थापित कर दिया, ठीक है सर, कलकत्ता में स्थापित कर दिया। संरचना 1+3 सदस्य,
और सर एलिजा एमपी को हमने क्या बना दिया, प्रथम मुख्य न्यायाधीश बना दिया। अच्छा, हम देखते हैं कि आर्टिकल इसका उल्लेख है वो संविधान के आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक है। तो आर्टिकल 124 है, उसमें ये दे रखा है कि सुप्रीम कोर्ट की संरचना दे रखी है भाई, इसमें गठन दे रखा है, संरचना, नियुक्ति, पदावधि, ठीक है भाई, नियुक्ति दे रखी है, ठीक। तो ये सारे प्रावधान दे रखे हैं, तो आर्टिकल 124 बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक। तो आर्टिकल 124 पढ़ते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 124 है ना, सुप्रीम कोर्ट का क्या है, गठन, ठीक है। तो इस चॉइस का सब क्लोज ए क्या कहता है, इसमें भी क्या है, सुप्रीम कोर्ट का क्या दे रखा है, गठन दे रखा है भाई, इसमें गठन है, ठीक है, और इसकी नियुक्ति दे रखी है 124 में, और हटाने का कारण दे रखा है, ठीक है, वो सारी बातें इसमें दे रखी है। तो आर्टिकल 124 है, यानी 24 का सब क्लोज एक है, यानी 24 एक है या 24 का सब क्लोज एक है, दो बात एक ही है, ठीक है। उसमें सुप्रीम कोर्ट का गठन का क्या रखा है, ठीक है, इसमें क्या उल्लेख दे रखा है, सुप्रीम कोर्ट का गठन। तो सुप्रीम कोर्ट का गठन कब हुआ था, सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ था भाई साहब 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को हमने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट का गठन किया, ठीक है जी। 26 जनवरी को क्या 1950 को संविधान लागू हुआ, तो ऐसा समझेगा जिस दिन संविधान लागू हुआ तो भारत में किसकी स्थापना हुई, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, ठीक है जी। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो गई, फिर इसका उद्घाटन कब किया सर, उद्घाटन, देखो इसका उद्घाटन किया था हमने फिर 28 जनवरी को, 28 जनवरी 1950 को, ठीक है जी। जब इसका गठन किया ना, तब इसकी संरचना क्या थी सर, गठन तो कर दिया, ठीक है जी। फिर गठन किया तो इसके लिए हेडक्वार्टर बनाया हमने, कहाँ बनाया सर, हेडक्वार्टर बनाया हमने नई दिल्ली के अंदर, मुख्यालय कहाँ बना दिया, नई दिल्ली के अंदर, नई दिल्ली, और दिल्ली किसकी है, दिल्ली दिल वालों की है, ठीक है। हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर बन गया, उद्घाटन कर दिया। अब संरचना क्या है सर, उस समय संरचना क्या थी इसकी, देखो संरचना उस समय थी ना, वो संरचना थी एक प्लस में कितने सदस्य, 7 सदस्य, कितने थे, एक प्लस में 7 सदस्य, टोटल कितने थे, गठन के समय कितने सदस्य थे, 8, 8 सदस्य। वर्तमान में कितने, 34 सदस्य, 2019 के अंदर ये 34 सदस्य हुए थे, ठीक है। वो खैर मैं जब आपको पढ़ा दूंगा आगे। तो अभी याद रखना, गठन के समय संरचना कितनी थी, 1 + 7 सदस्य, टोटल 8 सदस्य ये निकाय था। अच्छा, संरचना हो गई। अब क्या है कि इतनी बात आपको याद रखनी है, सर गठन हुआ तो आपने किसी ना किसी को तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनाया होगा, बिल्कुल बनाया था। तो प्रथम हमने किसको बनाया था मुख्य न्यायाधीश, तो उस समय प्रथम सीजेआई कौन थे, सीजेआई थे हीरालाल जे कानिया, हीरालाल जे कानिया, ठीक। ये सुप्रीम कोर्ट के क्या है, प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनाया हमने, ठीक है। प्रथम सीजेआई कौन थे, हीरालाल जी कानिया थे, ठीक है साहब। उसके बाद में देखो, ये तो हमने क्या बना दिया कि भाई आयोग का गठन कर दिया, ठीक है जी। आयोग का गठन करने के बाद में मुख्यालय बना दिया, गठन का उद्घाटन कर दिया भाई, गठन करने के उद्घाटन करना पड़ता है, उद्घाटन कर दिया। फिर संरचना 1 + 7 सदस्य, टोटल 8 सदस्य थी, और प्रथम मुख्य न्यायाधीश को किसको बनाया गया था, मुख्य न्यायाधीश बनाया था हीरालाल जी कानिया साहब को बनाया गया था, ठीक है साहब। अच्छा, इसके संबंध में बहुत सी बातें हैं जो अब याद रख लेते हैं, ठीक है। क्या बात याद रखने वाली बात है कि हीरालाल जी कानिया साहब को तो हमने बना दिया सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश प्रथम। अच्छा, अब याद रखो कि वर्तमान में कौन है सर, इसके संबंध में मैं आपको एक एक चीजें अलग से लिखा दूंगी, वह प्रथम कौन था, प्रथम कौन था जिसके पद पर रहते मृत्यु हो गई थी, ठीक है। कितनी महिलाएं हैं ना, कार्यकाल सबका ज्यादा किसका कम किसका, वो सारी बातें हम डिस्कस कर लेंगे, खैर, ठीक है। तो अब देखो, प्रथम तो हीरालाल जी कानिया साहब हो गए, तो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो वो वर्तमान में जो 52 नंबर के ना, वो याद रखना, वो कौन है, जस्टिस बी आर गवाई,
हाल ही में अभी इनका क्या की गई, नियुक्ति की गई है इनकी। कब की गई है? 14 मई 2025 के अंदर की गई है, ठीक, नियुक्ति की गई है, ठीक है। जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवाई साहब, अब इनकी नियुक्ति की गई, ठीक है। अच्छा, वर्तमान में कौन है? 52 नंबर के कौन है? जस्टिस बी आर गवाई। इससे पहले कौन थे सर? संजीव खन्ना थे 51 नंबर। उससे पहले कौन थे सर? डी वाई चंद्रचूड़ साहब थे, ठीक है, 50वें नंबर के थे सर। उन सबसे ज्यादा कार्यकाल किसका है? तो डी वाई चंद्रचूड़ साहब है ना, तो उनका कार्यकाल सबसे ज्यादा, वो 7 साल 4 महीने तक है ना, कहाँ सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश रहते हैं ना, तो सबसे ज्यादा कार्यकाल उनका। फिर ये बातें हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब तक आप इस चीजों को याद रखना, ठीक है। अच्छा, अब संरचना की बात करते हैं कि सर संरचना क्या थी, ठीक है। तो एक संरचना का थोड़ा सा मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा, ठीक है। देखो संरचना, हमने कहा कि जब गठन था ना, गठन यानी कि 26 जनवरी 1950 को, तब संरचना कितनी थी? 1 प्लस में 7 सदस्य, टोटल कितने थे? 8 सदस्य थे। उसके बाद में देखो, उसके बाद में क्या है कि बीच बीच में इसमें संशोधन होते रहे, ठीक है। तो बाद में क्या हुआ कि धीरे धीरे इसमें संशोधन होते रहे। फिर 1956 में क्या हो गया, 1 प्लस 10 सदस्य 11 हो गए, है ना। फिर 1956 आया, फिर 1 प्लस 10 सदस्य यानी 11 सदस्य हो गए, ठीक है। मैं थोड़ा सा क्या इसमें बड़ा लिख देता हूँ ताकि आपको 1 प्लस 10 सदस्य कितने हो गए? 11 सदस्य हो गए। फिर उसके बाद में 70 के बाद में आते 1960, ठीक है। 1960 में 1 प्लस कितने सदस्य हो गए? 1960 के अंदर 1 प्लस 13 सदस्य, 14 सदस्य हो गए, ठीक है। 1960 के बाद में आते हैं आपके 1977, और 1977 में 1 प्लस कितने सदस्य होंगे? 19 में 1 प्लस 17 सदस्य होंगे, टोटल कितने सदस्य होंगे? 18 सदस्य होंगे। फिर आता है 1986, 86 में 1 प्लस कितने सदस्य होंगे? 25, टोटल कितने हो गए? 26 सदस्य होंगे सर। उसके बाद में कितना है? 1956, 1960, 1977, 1986। उसके बाद में आता है 2008, ठीक है। और 2008 में क्या होता है? 1 प्लस में कितने सदस्य हैं? 30 सदस्य होते हैं, टोटल कितने होते हैं? 31 सदस्य। और वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में ये संरचना याद रखना, वर्तमान में यानी कि 2019 में ये संशोधन किया गया था। इसमें था 1 प्लस में 32, नहीं 1 प्लस में 33, ठीक है। वर्तमान में 34 सदस्य है ना सुप्रीम कोर्ट में, तो 1 प्लस में 34 सदस्य। वर्तमान में क्या संरचना है सुप्रीम कोर्ट की? वह 1 प्लस में 33 सदस्य, यानी एक तो भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे, है ना। वो कौन है वर्तमान में? बी आर गवाई साहब है ना। 14 मई 2015 को 2015 क्या 2025 को इनकी नियुक्ति हुई है, ठीक है, हाल ही में। तो वर्तमान में संरचना तो क्या है? 1 प्लस में 33 सदस्य, यानी टोटल 34 सदस्यों का क्या है? ये समूह क्या है? सुप्रीम कोर्ट है, ठीक। अच्छा, गठन के समय 1 प्लस 8 थे, 56 के समय 1 प्लस 10 11 हो गए, और 60 के समय 1 प्लस 13 14 हो गए, और 77 में 1 प्लस 17 18 हो गए, और 86 में 1 प्लस 25 मतलब 26 होंगे, और 2008 में 1 प्लस 30 प्लस में 1 प्लस 30 मतलब 31 होंगे, और 2019 में आपको दो याद रखना है इसमें। एक तो वो जब गठन के समय क्या था, 1 प्लस में 8 7 सदस्य, टोटल 8 सदस्य था, ठीक है, निकाय था सर। वर्तमान में क्या था सर? वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट का जो गठन हुआ है, वर्तमान में जो संरचना है, ठीक है, गठन के अनुसार वर्तमान में क्या है कि 2019 में ये हमने संशोधन किया था इसकी सदस्यों के अंदर, ठीक है। तो वो कितने किए? 1 प्लस 33 सदस्य करके हमने 34 सदस्य निकाय बना दिया। किसको बना दिया? सुप्रीम कोर्ट को बना दिया। तो ये संरचना थी जो आप याद रख सकते हो, ठीक है। अच्छा, वो देख लिया कि हमने हीरालाल जी कानिया साहब है, वो क्या सुप्रीम कोर्ट के प्रथम न्यायाधीश थे, और वर्तमान में कौन है? जस्टिस बी आर गवाई, है ना। तो ये सुप्रीम कोर्ट के 52वें मुख्य न्यायाधीश है, ठीक है जी। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं कि सब थोड़ी संरचना देखते हैं कि प्रथम सबसे ज्यादा कार्यकाल किसका है ना। अब वो देखो यही चीजें पढ़ देते हैं, ठीक रहेगा। सर्वाधिक ज्यादा कार्यकाल, सर्वाधिक कार्यकाल किसका है? सर्वाधिक कार्यकाल, फिर आता है न्यूनतम कार्यकाल, ठीक है। उसके बाद में आता है दलित कौन थे, फिर देखेंगे मुस्लिम कौन थे, मुस्लिम सीजे, ठीक है, सीजे सीजे, ठीक है। उसके बाद में देखेंगे सिख कौन थे, ठीक है। सिख कौन थे, ठीक है। अच्छा, सर्वाधिक ज्यादा कार्यकाल वाले मुख्य न्यायाधीश थे, वो कौन थे? वो डी वाई चंद्रचूड़, ठीक है। कौन थे सर? डी वाई चंद्रचूड़,
ठीक है, ये क्या थे, सुप्रीम कोर्ट के सबसे ज्यादा कार्यकाल वाले मुख्य न्यायाधीश। कितना सर इनका था कार्यकाल, 7 साल 4 महीने, 4 मंथ इनका कार्यकाल था। ठीक, सबसे न्यूनतम कार्यकाल कौन है, सबसे देखो न्यूनतम कार्यकाल होते ना, वो के जी बालकृष्णन थे। ठीक है, कौन थे, नहीं के जी बालकृष्ण नहीं सही, आपके कमल नारायण, कौन थे, कमल नारायण थे ना, वो क्या थे सुप्रीम कोर्ट के, कमल नारायण सिंह, वो सुप्रीम कोर्ट के सबसे कम कार्यकाल वाले थे। कितने सर, 18 दिन रहे थे, 18 डेज ओनली। ठीक है, अच्छा दलित कौन थे, दलित थे ना प्रथम, उनका नाम था के जी बालकृष्णन। ठीक है, के जी बालकृष्णन। अच्छा मुस्लिम कौन थे, एम हिदायतुल्ला, एम हिदायतुल्ला साहब थे। अच्छा सिख कौन थे, जगदीश सिंह खेर साहब, कौन थे, जगदीश सिंह खेर साहब। ठीक है, और जगदीश सिंह खेर साहब कितने थे, 44 में थे। ठीक है, और कम के जी बालकृष्ण साहब कितने थे, कमल नारायण थे। ठीक है, उन्होंने 18 दिन तक काम किया था। और एम हिदायतुल्ला साहब क्या थे, मुख्य मुस्लिम, भाई भारत के प्रथम मुस्लिम अगर मुख्य न्यायाधीश पूछे कौन थे, तो एम हिदायतुल्ला साहब थे। उसके बाद में दलित प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, के जी बालकृष्णन थे। ठीक है, और उसके बाद में सिख कौन थे, जगदीश सिंह खेर साहब थे। ठीक है, 44 नंबर के थे। के जी बालकृष्ण साहब थे ना, ये 37 नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, ये याद रख लेना आप थोड़ा सा चीजों को। तो आप इनका क्या है, एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर आप एक चीज याद रखना, एक चीज मैं एक पॉइंट और लिख देता हूँ आपको, कि स्वतंत्र भारत में जन्मे पहले कौन थे, स्वतंत्र भारत में जन्मे प्रथम कौन थे, सीजे थे, उनका नाम क्या था वैसा, उनका नाम था एस एच कपाड़िया। कौन था, एस एच कपाड़िया। एस एच कपाड़िया। ठीक है सर, अच्छा एस एच कपाड़िया हो गए। ठीक है सर, ये तो हो गया। वर्तमान में क्या है कि महिला देख लेते हैं कितनी। ठीक, देखो अब तक सुप्रीम कोर्ट में एक भी महिला है वो मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है, लेकिन 11 महिला है वो अब तक क्या है सुप्रीम कोर्ट में क्या है कि बन चुकी है, क्या बन चुकी है, जज बन चुकी है। ठीक है, वर्तमान तक 11 महिलाएं क्या है, न्यायाधीश रही है। ठीक है, वर्तमान में कितनी है सर, वर्तमान में कितनी, अच्छा प्रथम कौन है सर ये बता दो, चलो प्रथम न्यायाधीश कौन, प्रथम महिला जज कौन है, फातिमा बीवा। ठीक है, केरल से थी। अच्छा सर आप मुझे बताओ कि वर्तमान में कितनी महिलाएं हैं, वर्तमान में देखो वैसे 3 महिलाएं थी, लेकिन वर्तमान में अब 2 ही महिलाएं हैं जो मुख्य वर्तमान में क्या है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज है। कौन कौन, देखो बेला एम त्रिवेदी, बेला एम त्रिवेदी। ठीक है, दूसरी देखो हिमा कोहली थी, उनका कार्यकाल पूर्ण हो चुका है। ठीक है, और उनके बाद में है अब एन वी नागरत्ना, एन वी 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 नागरत्ना, एन वी सॉरी वी वी नागरत्ना, वी वी, ये क्या है सुप्रीम कोर्ट की वर्तमान में 2 महिलाएं हैं, वो क्या है जज है। देखो
हेमा कोहली थी ना, उनका भी क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या था कि वो मुख्य न्यायाधीश अन्य न्यायाधीश थी, लेकिन उनका क्या कार्यकाल पूर्ण हो गया, तो उनको फिर वो रिटायर्ड हो गए, ठीक है। तो वर्तमान में बेला एम त्रिवेदी है और बीवी नागरत्ना है, ठीक है। और वर्तमान तक अब तक 11 महिलाएं वो सुप्रीम कोर्ट में जज रह चुकी है, लेकिन एक भी महिला जो मुख्य न्यायाधीश नहीं रही है। सेम टू सेम राजस्थान का मैंने भी, ठीक है, अभी पढ़ा नहीं, लेकिन हम आगे देखते हैं कि 1-2 दिनों में आपको वीडियो अपलोड हो जाए, ठीक है। तो राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर भी क्या है कि 7 महिलाएं वो मुख्य मतलब अन्य न्यायाधीश रही है, लेकिन एक भी महिला वो सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश नहीं रही है। तो सेम टू सेम सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी क्या है, 11 महिलाएं हैं जो न्यायाधीश रही है, लेकिन एक भी महिला है वो क्या नहीं रही है, मुख्य न्यायाधीश नहीं है। और राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर भी क्या है कि 7 महिलाएं है जो जज रही है, लेकिन एक भी महिला क्या है वो मुख्य न्यायाधीश नहीं रही है, ठीक है। प्रथम महिला जज थी वो फातिमा वीवा थी, ठीक है। वर्तमान में बेला एम त्रिवेदी और बीवी नागरत्ना साहब, ठीक है, नागरत्ना है। तो ये 2 महिलाएं हैं जो सुप्रीम कोर्ट में क्या वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है। और ये है जो चीजें हैं वो फैक्ट मैंने आपको लिखा दिया, ठीक। तो ये देखो, अच्छा एक चीज हमारे पास अगर जगह हो तो मैं लिख देता हूँ, ये साइड लिख देता हूँ, ठीक है। अच्छा, प्रथम महिला जो बाहर से आई, बाहर से मतलब होता है वकालत से, ठीक है। बाहर से जितने भी वकील होते हैं वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया में क्या रजिस्टर्ड होते हैं, ठीक। तो उनमें से जो बाहर से प्रथम जो महिला क्या जज बनी थी ना, महिला, वो कौन थी? इंदु शर्मा, इंदु मल्होत्रा, सॉरी, कौन थी? वो कौन थी? प्रथम बार से थी इंदु मल्होत्रा। बार से लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, प्रथम महिला जज, ठीक है। यहाँ पे लिखना महत्वपूर्ण, कौन है? इंदु मल्होत्रा, ठीक है। इंदु मल्होत्रा, ठीक है। अच्छा, प्रथम कोई व्यक्ति भी है क्या? प्रथम व्यक्ति जो कहाँ से हो? प्रथम व्यक्ति जो बाहर से क्या न्यायाधीश बना? बाहर से कौन थे? सीकरी साहब थे। उनका नाम था आपके एस एम सीकरी, ठीक है, एस एम, ठीक है, सीकरी। तो ये याद रखना, प्रथम बार से प्रथम महिला मुख्य मतलब अन्य न्यायाधीश कौन बनी थी? इंदु मल्होत्रा बनी थी। अच्छा, प्रथम व्यक्ति जो बाहर से आए थे वो कौन थे? एस एम सीकरी साहब थे, ठीक। और ये आपको 4-5 फैक्ट है वो याद रखना। अच्छा, 2-3 फैक्ट आप याद रख सकते हो कि किसी भी महिला, कोई भी हाई कोर्ट है, ठीक है, जैसे हाई कोर्ट है, किसी भी राज्य का हाई कोर्ट है, उसकी प्रथम महिला है वो जज कौन बनी थी, ठीक है। तो वो बनी थी अन्ना चांडी, ठीक है। किसी भी राज्य की प्रथम महिला अन्ना चांडी, ठीक है, अन्ना चांडी। और प्रथम अगर सीजे किसी भी जो हाईकोर्ट है उसकी प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बनी थी? लीला सेठ, लीला सेठ, ठीक है। ये तो थी हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। और ये थी केरल में। तो आप इनको याद रख लेना, ठीक है। तो ये फैक्ट है महत्वपूर्ण, जो आप अगर याद रखोगे तो क्या डायरेक्ट प्रश्न आ सकते हैं इन चीजों से, ठीक है। तो ये आर्टिकल हमने कौन सा किया? अनुच्छेद 124(1), ठीक है। तो इतनी बातें आपको इसमें याद रखनी है, और भाई संभावना है कि इससे बाहर चीजें नहीं जाएगी, ठीक है। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छा, मैंने एक चीज ये महत्वपूर्ण, ठीक है। तो ये आप चीजों को क्या जल्दी जल्दी लिखते हैं तो बाउंस हो जाती है लिखने में ना। एक तो हमारा ब्लैक बोर्ड, ये थोड़ा व्हाइट बोर्ड है, वो ये थोड़ा सेटअप नहीं है, तो महत्वपूर्ण, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो अब हम जल्दी जल्दी 2-3 आर्टिकल और है। आज आर्टिकल मेरे ख्याल से हम 135 तक ही कर पाएंगे, ठीक है। 135 तक नहीं, 125 तक ही कर पाएंगे शायद।
प्रथम कौन थे? भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जी कानिया साहब थे, ठीक है जी। अच्छा, कटल के समय संरचना कितनी थी? सर 1+7 सदस्य थे, 8 सदस्य थे, बिल्कुल थी। अब तक कितनी महिलाएं मुख्य न्यायाधीश रह चुकी है? सर अब तक 11 महिलाएं मुख्य न्यायाधीश नहीं, अन्य न्यायाधीश रह चुकी है, सॉरी मुख्य न्यायाधीश नहीं, मुख्य न्यायाधीश एक भी महिला अब तक मुख्य न्यायाधीश नहीं रही है। अच्छा, दो चीजों को नाम याद रखना आप, कौन सा? अगर आपको पूछे ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई, ठीक है, तो भारत के सीजीआई यानी सीजीआई जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु, ठीक है, पद पर मृत्यु कौन है? हीरालाल जी कानिया साहब, ठीक है, हीरालाल जे कानिया, ठीक है। और वर्तमान में एक है सुब्बुस्याची मुखर्जी, सुब्बुस्याची मुखर्जी, ये क्या है? सुप्रीम कोर्ट में पद पर रहते मृत्यु हो चुकी है, किनकी? हीरालाल जी कानिया साहब और सुब्बुस्याची मुखर्जी, इनकी पद पर रहते मृत्यु हो चुकी है, ठीक है। तो ये दो ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी पद पर रहते मृत्यु हुई, और बाकी मैंने फैक्ट पहले लिखा दिए थे, तो वहां पे जगह कम थी तो इसलिए मैंने अब लिखा है, ठीक है, आप इनको नोट कर लेना। अच्छा, अब आर्टिकल पढ़ेंगे हम 124 का सब क्लोज 2। अच्छा देखो, 124 में क्या दे रखा है? आर्टिकल 124 का सब क्लोज 2, इसमें ये दे रखा है कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो नियुक्ति है, नियुक्ति का प्रावधान दे रखा है, ठीक है भाई, नियुक्ति, ठीक है। ये मार्कर में अपने सही भी खत्म हो गई शायद, ठीक। तो आर्टिकल क्या दे रखा है? नियुक्ति का प्रावधान दे रखा है, नियुक्ति, ठीक है। तो इसमें मैं सही डाल लेता हूँ थोड़ी सी, तो जस्ट ए मिनट। ठीक है, तो नियुक्ति का उल्लेख दे रखा है, कहाँ दे रखा है? आर्टिकल 124 के 2 में दे रखा है, नियुक्ति, नियुक्ति की जाएगी वो सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति या मुख्य जज की, अन्य जज की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? वो की जाएगी राष्ट्रपति के द्वारा, और एक कोलेजियम की सिफारिश पे की जाएगी। कोलेजियम का मतलब क्या है? कोलेजियम का मतलब होता है एक समूह है, सदस्यों का एक समूह होता है, उसे हम कोलेजियम कहेंगे। वो कोलेजियम सिफारिश करेगा किसको? राष्ट्रपति को, कि इस व्यक्ति को क्या बनाना है, कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनाना है, मुख्य जज या अन्य न्यायाधीश बनाना है, तो वो बना देंगे। कौन बना देंगे? उसकी नियुक्ति कौन कर देगा? सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति कर देगा। अच्छा, सिफारिश कौन करेगा इसके लिए? इसके लिए करेंगे सिफारिश भारत के राष्ट्रपति। अच्छा, भारत के राष्ट्रपति करेंगे? बिल्कुल करेंगे जी, नहीं भारत के राष्ट्रपति को सिफारिश करेंगे कोलेजियम। चलो थोड़ा सा मैं क्या कि उसमें थोड़ा सही की वजह से थोड़ा क्या है कि अपना टाइम लग गया। खैर अब आते हैं पॉइंट पे। सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है, जज, मुख्य जज या अन्य जजों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। और किसकी सिफारिश पर करेगा? कोलेजियम की सिफारिश पर करेगा, ठीक है। तो आर्टिकल 124 के सब क्लोज 2 में दे रखा है सुप्रीम कोर्ट की नियुक्ति के जजों की नियुक्ति, ठीक है, नियुक्ति दे रखी है। अच्छा, नियुक्ति में कौन करेगा? नियुक्ति नियुक्ति करेगा जी राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति करेगा। अच्छा, नियुक्ति राष्ट्रपति का, सिफारिश किस पे? सिफारिश होगी कोलेजियम की। सर कोलेजियम क्या होता है? कोलेजियम का मतलब होता है सदस्यों का समूह, ठीक है, सदस्यों का समूह है कोलेजियम। कोलेजियम का मतलब क्या था? सदस्यों का समूह। अच्छा सर, इस कोलेजियम में कौन कौन होते हैं? देखो, इस कोलेजियम में होते हैं, एक तो भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगर मान लीजिए 3 सदस्य होंगे इस कॉलेजियम में, ठीक है, सी का मतलब लिख रहा हूँ मैं कॉलेजियम, ठीक है। तो कॉलेजियम में एक तो होगा सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उसका कौन होगा? मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। तीन सदस्य होगा,
ठीक, चलो ये अपन बाद में लिखेंगे, ठीक है। मोटा मोटा याद रखना आप कि भाई कॉलेजियम की सिफारिश पर होगी, और इस कॉलेजियम में ये सर आप ये मुझे बताइए कि कॉलेजियम की व्यवस्था कब आती है, ठीक है। देखो ये व्यवस्था है ना हमारी, ये आती है जब हमारा सेकेंड जजेस केस आता है, ठीक है। कब आता है सर? 1993 में आता है। तब कहा गया कि भाई कॉलेजियम में कितने सदस्य होंगे, 1+2 सदस्य, टोटल कितने सदस्य होंगे, 3 सदस्य होंगे फिर, ठीक है जी सर। फिर क्या हुआ कि जब तीसरा जजेस केस आया, ठीक है, थर्ड जजेस केस आया हमारा, ठीक है ना, जजेस केस आया, उसमें ये कहा गया कि नहीं, जो 1997 में आया था उसमें ये कहा गया था, 98 में आया था, ठीक है। तो उसमें ये कहा गया था 1+ कितने सदस्य होंगे, 4 सदस्य होंगे, टोटल कितने सदस्य होंगे, 5 सदस्य होंगे, ठीक है। तो ये 5 सदस्यों का समूह होगा, वो क्या करेगा, सिफारिश करेगा राष्ट्रपति को कि साहब इस व्यक्ति को क्या बनाना है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाना है। तो उसके बाद में उसकी नियुक्ति कौन कर देगा, राष्ट्रपति कर देगा, ठीक है। अच्छा सेकंड जजेस केस 1993 में आया था, ठीक है। तो फर्स्ट जजेस केस कब आया था, देखो फर्स्ट जजेस केस कब आया था 1982 को, ठीक है। और वर्तमान में जो चौथा जजेस केस, अब तक 4 जजेस केस आ सकते हैं, प्रथम आया था 1982 को, ठीक है। दूसरा आया था 1993 को, और तीसरा आया था 1998 को आया था, ठीक है। अच्छा 98 को आया था, और चौथा कब आया था, 2015 को आया था, ठीक। तो ये नियुक्ति के लिए ना कहा गया कि भाई ये 5 सदस्यों का समूह होगा और ये नियुक्ति करेंगे, भाई ये सिफारिश कर देंगे, फिर उसकी नियुक्ति कौन कर देगा, राष्ट्रपति कर देगा, ठीक है सर, नियुक्ति कर देगा। अच्छा नियुक्ति करेगा, इसके लिए फिर क्या हुआ कि भाई ये तो मामला था, फिर इसके लिए क्या हुआ कि एक आयोग बना था ना, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बना था, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हो NJAC, यानी नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन, ठीक है। तो इसमें यह कहा गया था कि भाई ये कब आया था, ये 2014 के अंदर आया था, ठीक है। इसके लिए फिर कौन सा संविधान संशोधन किया गया था, ठीक है। इसके लिए किया गया था भाई 99वां संविधान संशोधन, ठीक है, ठीक है। 99वां जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया ना, कब आया, 2014 में, ठीक है। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट के जज कौन थे भाई, उस समय सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई थे, वो थे JS खेर साहब, और ये मैंने कहा ना प्रथम सिख मुख्य न्यायाधीश थे ना। तो इन्होंने क्या किया कि भाई इसको क्या कर दिया, भाई पहले ये व्यवस्था थी कॉलेजियम के सिफारिश पर क्या कहते हैं हम मुख्य जजों की नियुक्ति करते हैं। फिर 2014 के अंदर एक अमेंडमेंट किया गया कि भाई संविधान में संशोधन किया गया 1999 संविधान संशोधन 2014 के अंदर, कि भाई अब जो हम नियुक्ति करेंगे ना जजों की, वो किसकी वो नियुक्ति करेंगे ना, तो वो कॉलेजियम की सिफारिश पर करेंगे। अब जो कॉलेजियम की सिफारिश पर करेंगे, मतलब कॉलेजियम की सिफारिश पर पहले होती थी, अब बोले कि हम नियुक्ति करेंगे ना, वो एक आयोग बनाएंगे, है ना, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, ठीक है, जिसे बोलते थे NJAC, ठीक है, नेशनल जुडिशरी है ना अपॉइंटमेंट कमीशन। बोले कि ये कमीशन है, और इस कमीशन में कितने सदस्य थे, इस कमीशन में विधि मंत्री यानी जो आपका विधि मंत्री है, ठीक है, इस विधि मंत्री सहित सहित 6 सदस्य थे। कितने सदस्य थे, 6 सदस्य थे। और ये 6 सदस्य राष्ट्रपति को सिफारिश करेंगे कि इस व्यक्ति को क्या बनाना है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य जज या अन्य जज बनाना है, तो वो उसकी नियुक्ति कर देता था। लेकिन बाद में जब ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को क्या है कि उस समय मुख्य जज कौन थे, JS खेर साहब थे। तो उन्होंने कहा कि देखो आपने जो ये आयोग बनाए हैं, ये आयोग संविधान के मूल जो संरचना है उसके खिलाफ है, ठीक है। तो आप ये संविधान का जो मूल संरचना है उसमें छेड़छाड़ी नहीं कर सकते। ये देखो मूल जो संरचना का यानी जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर का जो है ना कंसेप्ट कहाँ से आया था, 1973 की जब केशवानंद भारती विवाद हमने पढ़ा था पहले, ठीक है। तो उस कंसेप्ट है ना में जो जो मूल आधारभूत संरचना का जो वाद आया था, ठीक है, कंसेप्ट आया था, उसके आधार पर ये कहा गया कि आप तो संविधान के जो मूल जो चीजें उसके साथ छेड़खानी कर रहे हो। तो इस आधार पर क्या किया कि फिर इस न्यायिक नियुक्ति आयोग को क्या कर दिया कि फिर खारिज कर दिया गया, ठीक है। फिर क्या किया गया, इसको खारिज कर दिया गया, और ये फिर 2015 के अंदर खारिज हुआ। तो फिर 2015 के अंदर क्या हुआ कि जब इसको लिया गया, है ना, तो 2015 के अंदर क्या हुआ, ये खारिज हो गया। और जब खारिज हो गया ना, तब इसको क्या बोलते हैं, 2015 को बोलते हैं चौथा, क्या बोलते हैं, जजेस केस बोलते हैं, चौथा जजेस केस बोलते हैं। कब आया, 2015 के अंदर, ठीक है। तो ये 4 केस अब तक हो चुके हैं। कौन कौन सा, तो पहला BNC के अंदर आया था प्रथम न्याय नियुक्ति मतलब प्रथम जज केस, ठीक है, जजेस केस।
सेकंड आया था 1993 में, और थर्ड 1998 में, और चौथा आया था 2015 के अंदर आया था। ठीक, ये 4 आयोग थे, आप याद रखना। और नियुक्ति करते हैं ना, तो वो एक कोलिजियम की सिफारिश पर करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजों की, मुख्य जज की। ठीक है, अच्छा, ये जजों की नियुक्ति करते हैं ना, तो ये अकेला ये नहीं है कि भाई सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति करता है। ये जो कोलिजियम बनता है, कोलिजियम का मतलब सदस्यों का समूह है। तो ये जो सदस्यों का समूह है, वो क्या करता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों का जो सदस्य है या मुख्य जज है, उनकी तो क्या करता है कि सिफारिश करता ही है उनकी नियुक्ति के संबंध में। प्लस में जो हाई कोर्ट के जज होते हैं ना, मुख्य जज या जज, उनके संबंध में भी, नियुक्ति के संबंध में भी क्या करता है, राष्ट्रपति को सिफारिश करता है। प्लस में किसी जज का सुप्रीम कोर्ट के जो मतलब हाई कोर्ट के जो जज है, उसका एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में ट्रांसफर है, उसके संबंध में भी सिफारिश कौन करते हैं, ये कोलिजियम सिफारिश करता है। ठीक, किसको करता है, राष्ट्रपति को करता है। तो ये चीज आप नोटिस कर लेना। ठीक है, न्यायिक नियुक्ति आयोग है ना, तो इसको क्या कर दिया, फिर खारिज कर दिया गया। ठीक है, फिर क्या किया गया, इसको खारिज कर दिया 2015 के अंदर। और फिर ये चौथा जजेस केस बन गया। ठीक है, और प्रथम मैं इधर लिख देता हूँ नोट लगा के, दो तो मैंने आपके सामने लिख दिए। और प्रथम फर्स्ट जजेस केस कब आया था, 1982। ठीक है, तो ये थोड़ा गिर ना जाए। अच्छा सॉरी, ये 98 है, मैंने 97 नहीं लिख दिया, इसलिए गलती ना हो जाए इसलिए। ठीक है, तो ये आप लिख लेना। फिर अब ये तो हमारा हो गया नियुक्ति वाला। ठीक, अब क्या करते हैं कि अब आगे आर्टिकल पढ़ते हैं हम 3 124 का क्लोज थी। इसमें क्या दे रखी है, इसमें योग्यता दे रखी। योग्यता क्या सर, ठीक है, अपने पास 10-20 मिनट रही है। योग्यता में क्या है, इन्होंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट का जज या मुख्य जज होगा, उसके लिए योग्यता क्या होगी। इसके लिए योग्यता ये होगी, देखो इसके लिए न्यूनतम आयु को लेकर, भाई आयु संबंधी उल्लेख उसमें नहीं दे रखा है कि भाई आयु कितनी हुई न्यूनतम आयु। ठीक है, तो उन्होंने क्या रखा है कि भाई योग्यता के लिए उल्लेख क्या है। योग्यता के उल्लेख इन्होंने ये कहा कि वो क्या हो, भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक हो। प्लस में भारत का नागरिक हो, और 5 वर्ष तक वो क्या किया सका, किसी हाई कोर्ट है ना, हाई कोर्ट में मुख्य जज ना, सुप्रीम मतलब किसी हाई कोर्ट में क्या हो, भाई हाई कोर्ट का क्या हुआ, मुख्य जज रहा हो, मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश, लेकिन क्या से हो, बेंच से हो। ठीक है, बेंच से होना चाहिए। ठीक है भाई, या तो भारत, प्रथम तो ये कंडीशन है कि भाई भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात, 5 साल तक क्या होना चाहिए उन्हें, या तो मुख्य कोर्ट क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज बनने के लिए कम से कम आपने हाई कोर्ट के अंदर अगर 5 साल तक काम किया है ना, तो आप क्या बन सकते हो, सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हो। ठीक है जी, दूसरी बात, या तो आप क्या होगी, या फिर आप क्या सकते हो, कम से कम आप 10 साल तक क्या रहो, 10 ईयर तक आपने वकालत की हो। ठीक है, ये तीसरी कंडीशन मान लीजिए, या लगा के लिखा हूं मैं। ठीक है, 10 साल तक क्या किया, वकालत। वकालत का मतलब होता है आपने बार से किया, अब बार के अंदर रजिस्टर होना चाहिए। ठीक है, बार के सदस्य होने चाहिए। बार का सदस्य मतलब होना चाहिए कि भाई आपने क्या किया हो, बार काउंसिल ऑफ इंडिया में आप रजिस्टर होने चाहिए, तब जाके आप क्या कर सकते हैं, वकालत करोगे। और वकालत करोगे कम से कम आपके अंदर कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। या फिर आप क्या कर सकते हो कि भाई, चौथी बात ये है कि या तो आप राष्ट्रपति की नजर में क्या हो सकते हैं, भाई विशेषज्ञ हो सकते हैं। या तो आप राष्ट्रपति की नजर में क्या हो सकते हैं, कोई पारंगत है, पारंगत है, विधिवेता हो। विधिवेता मतलब कानून का जानकार हो, तो आप क्या बन सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं। राष्ट्रपति की नजर में प्रांगत है ना, प्रांगत क्या हो, विधिवेता हो, तब आप क्या बन सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं। या फिर आप 10 साल तक वकालत की हो, या फिर आप 5 साल तक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश रहे हो, या भारत का प्रथम नागरिक हो। तो ये क्या है, ये कंडीशन है, ये योग्यता है, जो अगर आप पूरी करते हो तो आप भारत के मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश बन सकते हो। ठीक है,
ये तो योग्यता ही होगी। ठीक है जी। अच्छा, अब आर्टिकल 2 और 3 पढ़ लिए। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 4। ठीक है, ये योग्यता है वो आप नोटिस कर लेना। ठीक है, और एक मैं लिख देता हूँ इधर साइड में नजदीक होती त्याग पत्र। सुप्रीम कोर्ट के जज ये त्याग पत्र किसको देंगे? त्याग पत्र देंगे भाई राष्ट्रपति को। ठीक है, तो एक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम लिखते हैं। ठीक है, ठीक है, 3 हो गया। अब लिखते हैं आर्टिकल 4 100 नहीं 124 का सब क्लॉज 4। इसमें क्या है? सुप्रीम कोर्ट है उसके जजों को हटाना। ठीक है, हटाएंगे कैसे? देखो, इसमें सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा? प्रस्ताव लेना पड़ेगा। ठीक, जिसे बोलते हैं महाभियोग। ठीक है, महाभियोग। ठीक है, महाभियोग प्रस्ताव लेना पड़ेगा। और ये प्रस्ताव होगा ना, तो आप संसद में लाओगे। कहाँ लाओगे? संसद में। हटाएगा कौन? हटाना होगा। हटाएगा कौन? हटाएगा सब राष्ट्रपति। ठीक है, ठीक है, राष्ट्रपति हटाएगा। अच्छा, पहले सबसे पहले क्या कहते हैं? हम एक महाभियोग लाते हैं। ठीक है, यानी हटाने का प्रस्ताव लाते हैं। अगर आप प्रस्ताव संसद में लाते हैं, तो अगर आपने लोकसभा के अंदर लाए हो, ठीक है, लोकसभा के अंदर लाए तो आपके पास उस प्रस्ताव पर कम से कम कितने 100 जो है ना, क्या है, एमपी सांसद, उनके क्या होने चाहिए? हस्ताक्षर होने चाहिए। अगर आप राज्यसभा के अंदर ले रहे हो, तो आपके पास कितने एमपी की हस्ताक्षर होने चाहिए? 50 एमपी है, उसके क्या होने चाहिए? आपके पास हस्ताक्षर होने चाहिए। ठीक है, जब ये एमपी या ठीक है लोकसभा के लाओ अंदर लाओ, तो ये प्रस्ताव तो आपके अंदर 100 क्या होने चाहिए? कम से कम आपके एमपी है वो उस पर हस्ताक्षर होने चाहिए उनके। और राज्यसभा के अंदर लाओ तो फिर कितने 50 जो एमपी उनके क्या होने चाहिए? हस्ताक्षर होने चाहिए। ठीक है, ये ठीक है, हस्ताक्षर होने चाहिए। जब आप हस्ताक्षर लाओगे तो ठीक है, तो फिर इस प्रस्ताव है, ठीक है, ये जो प्रस्ताव है इसको फिर क्या है कि या तो प्रस्ताव हो गया। ठीक है, फिर इस प्रस्ताव को हम क्या करेंगे? संसद में लाएंगे। तो संसद के अंदर क्या होता है? ये संसद हो गई। अगर आप राज्यसभा के अंदर ला रहे हैं भाई, तो फिर सभापति हो गया। लोकसभा के ला रहे हैं तो फिर अध्यक्ष हुआ, या तो फिर इसका अध्यक्ष लोकसभा का, ठीक है, या फिर सभापति सभापति। भाई दोनों में कहीं ना कहीं किसी भी सदन में ला सकते हो। तो ये दोनों इसको क्या कर सकते हैं? या तो इसको क्या कर सकते हैं? असहमत कर सकते भाई, अस्वीकार कर सकते हैं कि भाई आपका ये प्रस्ताव है, हम इसको अस्वीकार करते हैं, तो फिर वही खारिज हो जाएगा। अगर ये स्वीकार करते हैं, ठीक है, मान लीजिए इस प्रस्ताव को वो क्या करते हैं? स्वीकार करते हैं, दोनों में से कोई भी। भाई जिस सदन में लाओ तो उस सदन में वो फिर हो जाता है। ठीक है, पर स्वीकार करते हैं तो फिर इसके लिए क्या होते हैं? फिर 3 सदस्यों की क्या बनती है? 3 सदस्यों की 3 सदस्यों का क्या बनता है? एक आयोग बनता है, एक जांच कमेटी बनती है। ठीक है, एक जांच समिति बनती है मान लीजिए। ठीक है, एक 3 सदस्यीय जांच समिति बनती है। इस जांच समिति में सर कौन कौन होते हैं? इस जांच समिति में 3 सदस्यों में एक होता है सुप्रीम कोर्ट का। अगर मुख्य जज के खिलाफ लाया जा रहा है ये हटाने का प्रस्ताव, तो फिर उसकी जगह काम कौन आएगा? अन्य जज आएगा, या अन्य जज को हटाने का प्रस्ताव आप लेके आए हो, है ना, तो फिर मुख्य जज होगा, है ना। तो यहाँ पे होगा सुप्रीम कोर्ट है, ठीक, उसका कौन होगा? या तो सीजे होगा भाई, सीजीआई होगा, या फिर अन्य जज होगा। और एक हाई कोर्ट का क्या होगा? सीजे होगा, या एक कौन होगा? कोई विधि विशेषज्ञ। ठीक है, ये विधि विशेषज्ञ हो गया। ठीक है, तो ये जब लाएंगे, ठीक है, तो उसके बाद में क्या होगा भाई? ये जांच करेंगे, ये जांच करने के बाद कहा देंगे संसद में देंगे। ठीक है जी, जांच करेंगे। ठीक है, एक विधि वेता होगा, विधि वेता कह दो या विशेषज्ञ कह दो। ठीक है, विधि विशेषज्ञ, विधि वेता। ठीक है, तो ये फिर क्या देंगे? ये रिपोर्ट देंगे भाई। जांच करने के बाद क्या देंगे? रिपोर्ट देंगे। और रिपोर्ट हम कहाँ रखेंगे? रिपोर्ट रखेंगे सर संसद में। और संसद में इस रिपोर्ट पर क्या हो सकती है सर? इस संसद में इस रिपोर्ट पर क्या होगी? एक तो होगी चर्चा सर, बिल्कुल चर्चा होगी। दूसरा होगा मतदान। ठीक है, मतदान। ठीक है जी, जब मतदान होगा ना, तो हम देखेंगे जब ये मतदान होगा, तो ये मतदान अगर दोनों सदनों में पारित होना चाहिए। ठीक है सर, पहला कितना? लोकसभा है,
तो लोकसभा में 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, ठीक है, बहुमत से पारित होना चाहिए। अगर राज्यसभा के अंदर ला रहे हैं तो फिर ये 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, दोनों सदनों में एक एक करके, ठीक है, बहुमत से पारित, ठीक है, पारित हो गया। और जो पारित होने के बाद में ये सिद्ध हो गया कि भाई सिद्ध हो जाता है कि भाई ये कारण सही है ना, ये पारित हो गया। तो पारित होने के बाद में राष्ट्रपति क्या इसको हटा देता है, राष्ट्रपति हटाता है, ठीक है, हटाता है। तो ये प्रोसेस है, ठीक है भाई, हटाने का कारण है। और दूसरी बात याद रखना कि जब भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर हटाने के लिए रहते हैं तो महाभियोग शब्द काम में नहीं लिया जाता, महाभियोग, ठीक है। तो उसके लिए महाभियोग शब्द काम में नहीं लिया जाता, कौन लिया जाता, फिर इसके लिए सर रिमूवल शब्द काम में लेते हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने के लिए रिमूवल शब्द काम में लेते हैं, न कि महाभियोग, ठीक है। पहले प्रस्ताव ले तो प्रस्ताव संसद में ले जाते हैं, लोकसभा राज्यसभा में कहीं लाओ, लेकिन राज्यसभा के अंदर लाओगे तो कम से कम आपके पास 50 जो एमपी है उनके हस्ताक्षर होने चाहिए। और लोकसभा के अगर अंदर आप अब लाओगे तो कम से कम लोकसभा के 100 एमएलए वो आपके प्रस्ताव पर क्या होने चाहिए, हस्ताक्षर होने चाहिए। तब ये लाओगे तो संसद के अंदर प्रस्ताव को लाओगे तो फिर संसद, अगर लोकसभा में ला रहे हो तो सब अध्यक्ष और राज्यसभा के अंदर ला रहे हो तो सभापति, वो इसको स्वीकार या स्वीकार कर सकते हैं, स्वीकार करते हैं तो फिर बात खत्म हो जाती है, ठीक है, खारिज हो गया। लेकिन अगर स्वीकार कर लेते हो फिर 3 सदस्यों की जांच समिति बनती है। उस जांच समिति के अंदर होता है एक सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश, एक हाईकोर्ट का जज हो सकता है, किसी भी हाईकोर्ट का, ठीक है, मुख्य जज, और एक विधि विशेषज्ञ होता है। ये लोग जांच करते हैं, उस जांच के बाद में एक रिपोर्ट देते हैं, संसद में लेते हैं वो रिपोर्ट, फिर संसद में लेने के बाद में उस पर मत होता है, चर्चा होती है, मतदान करते हैं, फिर दोनों सदनों में बहुमत के द्वारा 2/3 बहुमत से क्या होता है, पारित हो जाता है, विशेष बहुमत से, फिर राष्ट्रपति इसको हटा देता है, ठीक है, ये प्रोसेस है। और मानेगा कि भाई महाभियोग शब्द है वो हटाने के लिए उपयोग नहीं लिया जाता, कौन सा उपयोग लिया जाता है, रिमूवल शब्द का में लिया जाता है। तो ये चीजें आप लिख सकते हो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। फिर आर्टिकल लेते हैं अगला 105, ठीक है, ये तो 4 हो गया। अब आर्टिकल 124 का 5 है, इसमें क्या है भाई, सुप्रीम कोर्ट के जो जज है, ठीक है, उनको जो हटाने की जो प्रक्रिया है, ठीक है, उसका विनियमन, विनियमन का मतलब उसमें नियम बनाने की शक्ति किसके पास है, वो संसद के पास है, ठीक। इसके विनियमन कौन कर सकती है, संसद कर सकती है, ठीक है भाई। 105 है ना, 124 के 5 में कह रखा है कि सुप्रीम कोर्ट उसके जज है, उनको हटाने की प्रक्रिया का जो विनियमन है या नियम बनाते हैं उसके संबंध में ये कौन बनाएगी, संसद बनाएगी, ठीक है। ये तो आर्टिकल 5 हो गया। 6 में क्या रखा है, 6 में शपथ है, ठीक है, देखो शपथ, आर्टिकल 106 में क्या दे रखा है, 6 में शपथ दे रखी है। शपथ कौन देगा, ठीक है, राष्ट्रपति, ठीक है। शपथ कौन दिलाएगा, शपथ दिलाएंगे भारत के राष्ट्रपति। शपथ का उल्लेख दे रखा है, और शपथ में देखो उल्लेख कहाँ दे रखा है, दिलाएंगे तो राष्ट्रपति। उल्लेख दे रखा है भारत के संविधान की अनुसूची 3 में, ठीक है, तीसरी अनुसूची है उसमें दे रखा है ना, मैं संविधान की है ना रक्षा करूंगा और इसके संबंध में बहुत सारी बातें तीसरी अनुसूची में, ठीक है। शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति दिलाएगा, ठीक है जी, राष्ट्रपति शपथ दिला देगा। ये तो 5 के अंदर हो गया शपथ, अच्छा नहीं 6 में शपथ हो गया, ठीक है। अच्छा अब देखो शपथ हो गया, उसके बाद में आर्टिकल, ठीक है, फिर हम साथ शपथ हो गया, फिर आर्टिकल 126 नहीं सॉरी 124 चल रहा है ना, और 124 के साथ में क्या दे रखी, सेवा शर्तें। सेवा शर्तें क्या है भाई, सेवा शर्तें ये है कि आप सेवानिवृत्ति के बाद में कोई अन्य लाभ का प्रदान नहीं करोगे, ठीक है। धारण नहीं करोगे, ठीक है। सेवा शर्त ये है कि भाई आप है एक बार नियुक्त होने के बाद में पद ज्वाइन कर रहे हो, उसके बाद जब रिटायरमेंट होती है तो उसके बाद में क्या है कि आप लाभ का पद धारण नहीं करोगे, ठीक है। एक 15वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है, 15वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है, 1963 के आसपास, ठीक है। तो उसमें ये कहा गया कि भाई सेवानिवृत्ति की आयु कितनी की गई, सेवानिवृत्ति की आयु की गई भाई पहले 62 साल थी, उसके बाद में इसको बढ़ा कितना गया 65 साल कर दिया गया। तो अब वर्तमान में सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है, 65 साल है, ठीक है। तो ये यहाँ पे
याद रख लेना, ठीक है। शपथ हो गया, 3 के बाद 4 आ गया, 5 में विनियमन आ गया, 6 में शपथ आ गई, ठीक है। और 7 में सेवा शर्तें। अच्छा, वेतन भत्ते, ठीक है। देखो वेतन भत्ते कितने दिए जाते हैं, मैं लिख देता हूँ वेतन। देखो वेतन अगर सीजीआई है तो उसको तो वेतन दिए जाते हैं 2,80,000 रुपए पर मंथ, ठीक है। 2 लाख, 2.80 लाख। और अन्य जज है उनको दिए जाते हैं 2.5 लाख, ठीक है। अन्य जज को 2.5 लाख रुपए दिए जाते हैं, ठीक है, पर मंथ। तो ये तो वेतन है, ठीक है। और ये दिया जाता है भारत की संचित निधि से दिया जाता है, ठीक है। भाई सेवा शर्त ये है कि लाभ का पद धारण नहीं करेगा सेवानिवृत्ति के बाद में। और वेतन है वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज को दिया जाता है 2,80,000 रुपए पर मंथ दिया जाता है, और अन्य जज को दिया जाता है 2,50,000 रुपए। अच्छा, पेंशन कितनी जाती है? पेंशन देखो, इसको जो सुप्रीम कोर्ट के जज है उनको जितनी जो उनके अंतिम जो रिटायरमेंट के आसपास जो उनकी है ना ड्यूरेशन होती है टाइम की, तो उस समय जो उनका अंतिम जो वेतन मिलता है ना, प्रति माह, उस वेतन का 50% उनको क्या मिलती है हर महीने, फिर पेंशन शुरू हो जाती है इसकी, ठीक है। तो ये यहाँ पे याद रख सकते हो, ठीक है। तो आज हमने ये पढ़ा है और कल इससे आगे पढ़ेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।